हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम वंस अगेन बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कार एंड सिन्हा ट्यूटोरियल. So guys, today what we are going to study, we are going to continue with the friction part 2. Yes guys, आज हम लोग फ्रिक्शन के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड फ्रिक्शन का पार्ट 2 क्लास 8th के लिए, जो कि आप जानते हो. तो वी आर टेकिंग द हेडिंग पार्ट 2 ऑफ फ्रिक्शन, पार्ट 2 ऑफ फ्रिक्शन चैप्टर. फ्रिक्शन चैप्टर का ये पार्ट 2 है हमारा एंड ऑफ कोर्स यू बेटर नो ये किस क्लास के लिए, तो ये स्टैंडर्ड 8th के लिए. तो स्टैंडर्ड 8th के बच्चों के लिए ये वीडियो है मेरे. ओके, तो गाइस पार्ट 2 के पहले मैंने जस्ट पार्ट 1 को आपको डिस्क्राइब किया था. तो पार्ट 1 में क्या कुछ मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूं. तो इन द पार्ट 1 आई हैव डिस्क्राइब्ड यू समथिंग लाइक दिस. क्या क्या, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या है क्या नहीं है. तो फ्रिक्शन क्या है, तो एक तरह का अपोजिंग फोर्स है. कैसा है, क्या है, अपोजिंग फोर्स है गाइस. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला. फिर मैंने क्या बताया था कि ये कांटेक्ट फोर्स भी है, क्योंकि ये कांटेक्ट के कारण लगता है गाइस. ओके, फिर मैंने इसके फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन का प्रॉपर्टीज बताया था कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. ओके, फिर जो है फ्रिक्शन कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज में, जैसे एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, कांटेक्ट एरिया इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, लाइक दैट. ये सारे पॉइंट्स मैंने प्रॉपर्टीज में बताए थे गाइस. फिर बताया था मैंने फ्रिक्शन का एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट इसका भी न्यूटन होगा. जैसे नॉर्मल जो फोर्सेज होते हैं उसके एसआई यूनिट न्यूटन होते हैं, लाइक दैट. फिर गाइस मैंने बताया था कि फ्रिक्शन का कॉज एक्चुअल में क्या है, तो इसका कॉज जो है वो है इंटरैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस. ओके, इंटरैक्शन होना इसका कॉज है. और ये इंटरैक्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का. एक होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और दूसरा क्या होता है, एडेसिव फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. तो ये दो तरह का इंटरैक्शन होता है गाइस, ये भी मैंने बताया था. एंड लास्टली मैं मूव किया था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे, और इसी को बता करके मैंने एंड कर दिया था वीडियो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है ना गाइस. तो ये जो इतना तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसी को कंटिन्यू करेंगे आज आगे. और आज आगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से चलेंगे. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में कुछ डिफाइन वगैरह भी लेंगे, टर्म्स का डिफिनेशन लेंगे कि इन सारे टर्म्स को डिफाइन कैसे करते हैं गाइस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, लेट्स स्टार्ट टू पार्ट 2. पार्ट 2 में जो टाइप्स लेते हैं हम लोग, तो इसके टाइप्स में सबसे पहले जो दो टाइप्स बढ़ता है गाइस, वो क्या होता है हमारा, देखते हैं. तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में जो सबसे पहला दो टाइप हमारा आता है, वो आता है एक स्टैटिक और एक काइनेटिक. तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ स्टडी करने के लिए, जिसको कहेंगे हम लोग यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या कहेंगे हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है जरा सा इसको समझते हैं. ओके, तो द फ्रिक्शन acts on the body during its rest position. इसके रेस्ट पोजीशन के ड्यूरिंग अगर एक्ट होता हो ऐसा कोई फ्रिक्शन, तब हम लोग क्या कहेंगे इसको गाइस, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे. ओके, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन ये कहा जाएगा. तो ये बॉडी के रेस्ट की सिचुएशन में लगेगा. जैसे ये एक बॉडी है लेट सपोज, और ये बॉडी किस कंडीशन में गाइस, यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में, किसी सरफेस पे ये पड़ा हुआ लाइक दिस, ये रेड वाला सरफेस है कुछ. तो इन दोनों के सरफेस के बीच कुछ इंटरैक्शन हो चुका होगा, और इंटरैक्शन हो करके यहाँ पे ये एक दूसरे को एक्यूमुलेट करके यहीं पे एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा. तो इस समय ये जो फ्रिक्शन लगा इसी को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, आगे क्या है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में टर्म्स. तो आगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में टर्म्स है कि इट इज डिनोटेड बाय एफ एस. इसको डिनोट किससे करेंगे, एफ एस से. एस लगा देंगे, एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए स्टैंड करता है गाइस, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा. एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय एफ एस इज इक्वल्स टू न्यू एस एन. किससे कैलकुलेट होगा, न्यू एस एन से. देखिए ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला है गाइस, जो आपको क्लास 8th में नहीं पढ़ना है, बट मैं थोड़ा कुछ पहले से ही आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, ताकि आप जब आगे के क्लासेस में मूव करोगे तो वहां पे आपको इसको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं बता रहा हूं. ठीक है गाइस, तो एफ एस मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस
इंटू एन। देखो अब ये म्यू मैंने लिखा है सिंबल, तो ये म्यू सिंबल का क्या मतलब होता है? तो म्यू सिंबल एक्चुअली कुछ इस तरह से लिखते हैं, पहले यू लिख दो, ओके, एंड यू लिखने के बाद इसके साथ ही कैसे एक डंडा लगा दो, एक लाइन लगा दो। इस वाले सिंबल को क्या कहते हैं? तो इस वाले सिंबल को कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। ओके, अब यू म्यू यहाँ पे इसके नीचे एस लगाया मैंने, क्योंकि स्टैटिक वाला फ्रिक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एस मैंने लगाया। तो म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में ये क्या कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो म्यू एक्चुअली एक ग्रीक सिंबल है, तो इस ग्रीक सिंबल से हम लोग यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाइस? तो इस ग्रीक सिंबल से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब भी क्या? तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू which is taken according to the strength of friction generated by the surface during रेस्ट। ओके गाइस, देखो मैंने क्या क्या लिख दिया, जरा समझो ध्यान से। मैंने बताया कि ये सिंबल म्यू है जो यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो म्यू क्या है? एक ग्रीक सिंबल है गाइस। अब ये ग्रीक सिंबल किसके लिए स्टैंड करता है? तो ये स्टैंड करता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। किसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है भाई? तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो वैल्यू लिया जाता है फ्रिक्शन जेनरेट करने के स्ट्रेंथ के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फ्रिक्शन जेनरेट करने के लिए स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और ये सरफेस के लिए लिया जाता है ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर है गाइस? जैसे आप ये मान लो कि हमारा ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस का जो भी रफनेस वगैरह है, इस रफनेस के अकॉर्डिंग जब ये एक फ्रिक्शन फोर्स को एक्ट करेगा, तो उस फ्रिक्शन फोर्स को एक्ट करेगा तो उसका क्या स्ट्रेंथ होने वाला है, इसी स्ट्रेंथ के लिए एक नंबर लेते हैं, उस स्ट्रेंथ के लिए एक नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट नंबर विल बी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हो गया गाइस। और n यहाँ पे क्या है? तो n है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। n क्या है हमारा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। n यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझाया है गाइस कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है। एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में उठाए रखने के लिए लगता हो, इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और क्योंकि ये उठाए रखने के लिए लगा है, तो ये ग्रेविटी वाले फोर्स के इक्वल होगा। मतलब जो n बॉडी पे एक्ट हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? mg के। तो n का फार्मूला यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? mg। तो वी कैन राइट दिस फार्मूला और आल्सो एज Fs is equal to static friction is equal to mu s into m into g। अब यहाँ पे कौन सा टर्म क्या क्या डिनोट कर रहा है? तो Fs क्या डिनोट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन को। किसको डिनोट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन को। mu s क्या डिनोट कर रहा है गाइस? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को। ओके, ये कोफिशिएंट को डिनोट करता है, ठीक है। अब अगर फिर आगे मैं बात करूं, m क्या डिनोट कर रहा है? तो मास ऑफ द बॉडी को, कि इसका मास कितना है। एंड g क्या डिनोट कर रहा है? ग्रेविटी। क्या डिनोट कर रहा है गाइस? ग्रेविटी को। ओके, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू आप 9.8 लेते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए लेते हो, तो उस वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो अगर ये चीजें हमारे पास है तो वी कैन कैलकुलेट द फ्रिक्शन। इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपके लिए एग्जांपल लेता ही हूं। ओके, लेट्स सपोज हैव एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं गाइस। ओके, तो इस एग्जांपल में क्या है आपको कि कैलकुलेट एफएस निकालना है। गिवन है म्यू एस कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0.2। बस इतना ही गिवन रहेगा, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? बिकॉज इट इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू कोई है तो उसका यूनिट नहीं होता है गाइस। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं लिया, बस 0.02 या 0.2 ऐसा कुछ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ले लिया।
अब उसके बाद मास ऑफ द बॉडी कुछ गिवन है कि मास ऑफ द बॉडी है 10 kg लेट सपोज, तो फिर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। भाई क्या करेंगे अब हम बताओ, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे Fs इज इक्वल टू न्यू एस एम जी होता है, तो न्यू एस का मतलब 0.2 इंटू एम का वैल्यू 10 इंटू 9.8, तो पॉइंट हटाया भाई 10 आया, 10 10 कैंसिल, इसका भी पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, तो अब जो मल्टीप्लाई करोगे तो 98 इंटू 2 98 इंटू 2 196 हो जाएगा, अब बाई 10 है मतलब 19.6 न्यूटन आ जाएगा, तो 19.6 न्यूटन का यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अगर ऐसा कोई सरफेस हो जिसका कोफिशिएंट 0.2 है एंड बॉडी का मास 10 है तब। क्लियर है गाइस? तो थोड़ा सा मैंने आपको इसको इसलिए बता दिया है ना ताकि आपको इसका आइडिया मिल जाए। अब बात ये है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज अभी आप क्लास 8 में हो, अभी आप उतना नहीं समझ पाओगे, यही बात बहुत मुश्किल से मैंने समझाया है, कुछ बच्चों को आई होप सो ये भी समझ में नहीं आया होगा, तो भी बाबू आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके रिपीट करके देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे डेराइव हुआ ये अभी आप मत जानो, ओके, ये आप आगे के क्लासेस में जानो, जब नेक्स्ट क्लासेस में और मूव करोगे तब इसको जानना, तब इसको समझना। फिलहाल बस इतना समझ लो कि हाँ ये कैलकुलेट होकर के कैसे आ रहा है, हम लोग इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, बस ये देख लो। ओके, तो कैसे यूज करेंगे मैंने बता दिया। तो इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ये रेस्ट के ड्यूरिंग में एक्ट होता है बच्चों, ओके, एंड रेस्ट के ड्यूरिंग में एक्ट होता है तो एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे हम लोग को दिया हुआ होता है जनरली क्वेश्चंस में, जो 0.2 या 0.3 इसी तरह का दिया होता है। इसका वैल्यू कभी बहुत हाई नहीं होता है गाइस, बहुत लो ही रहता है, पॉइंट के आसपास में ही रहता है, 0.2 0.3 1.2 1.5 1.7 लाइक दैट, ऐसा ही रहता है, क्योंकि कोफिशिएंट उतना ज्यादा रफनेस क्रिएट नहीं कर सकता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये फ्रिक्शन का कोफिशिएंट लेते हैं, जो यूजुअली हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब कहोगे सर वो कोफिशिएंट हमको कैसे निकालेंगे, तो वो कोफिशिएंट वगैरह निकालने का अभी तुमको नहीं सोचना है, इन फ्यूचर जब आगे के क्लासेस में मूव करोगे तो सोचना। अभी फिलहाल बस ये सोचो कि कोफिशिएंट हमें गिवन रहेगा, कोफिशिएंट हमें गिवन रहने वाला है, एंड गिवन रहने वाला है तो बस हम लोग को एफएस कैलकुलेट करके निकाल देना और कुछ नहीं। सो क्लियर है गाइस? चलिए अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट टाइप पे, जिसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं इसको इरेज करता हूं, ओके। आप फिर चाहो तो एक स्क्रीनशॉट तब तक के लिए ले लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बेटर होगा आपको इसका नोट्स बनाने में, है ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, या फिर नोट ही कर लो कॉपी में वीडियो को पॉज करके, ओके। ओके गाइस, तो इसके टर्म के बाद अब हम लोग का यहाँ पे दूसरा टाइप पढ़ना है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वी आर हैविंग द टॉपिक सेकंड, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अब हम लोग देखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, क्या होगा इसका वैल्यूज वगैरह। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए या इसको लिखने के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट or simply you can say motion, during its motion is called kinetic friction, ठीक है गाइस, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये मूवमेंट के ड्यूरिंग एक्ट होगा। अब मूवमेंट में बॉडी इधर स्लाइड कर रहा हो तब भी ठीक है, और बॉडी को रोल करके ले जाया जा रहा हो, रोलिंग हो रहा हो तब भी ठीक है। तो जैसे भी ये बॉडी आगे मूव कर रहा हो, इसमें मोशन अगर हो रहा है तब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, इसके मोशन के ड्यूरिंग भी एक फ्रिक्शन लगेगा, और इस फ्रिक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, तो इस फ्रिक्शन को हम लोग कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। कैसे से डिनोट करेंगे गाइस, एफ के से, के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप लिख सकते हो इसके बारे में कि इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एफ के से डिनोट होगा, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, it is calculated by formula f k is equal to mu k into capital F। अब देखो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इस फार्मूले को भी जरा समझा जाए। तो यहाँ पे जो फिर ये म्यू के मैंने लिया है, ये फिर से म्यू है, म्यू सिंबल जो अभी जस्ट मैंने बताया था, लेकिन इस बार म्यू में के है, तो के है तो इट विल बिकम द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये किसका कोफिशिएंट बन जाएगा गाइस, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बन जाएगा। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है तो ये भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट ही होगा, जो हमें
स्ट्रेंथ बताएगा फ्रिक्शन जनरेट करने का ड्यूरिंग क्या, मोशन, ड्यूरिंग लेकिन रेस्ट नहीं बल्कि ड्यूरिंग क्या बताएगा हमें, मोशन। तो मोशन होने के ड्यूरिंग में भी जो सरफेस कुछ कॉफिशिएंट एक्ट करा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड डिनोट कैसे करेंगे, म्यू के से, कैसे डिनोट करेंगे, म्यू के से लिख करके। और बाकी टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे भाई, तो बाकी टर्म्स जैसे ये एफ के क्या है, तो एफ के तो जान रहे हो कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, बॉडी में जो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा वो है। म्यू के क्या है, तो म्यू के है हमारा भाई कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है, ओके। और ये एफ क्या है, तो ये एफ वो वाला फोर्स है जो इस पे अप्लाई हुआ है, ये है अप्लाइड फोर्स, जिस अप्लाइड फोर्स से बॉडी को मूव कराए हो वही ये अप्लाइड वाला फोर्स है, ठीक है। तो यू कैन चेंज दिस फार्मूला आल्सो, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी बदल के लिख सकते हो कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के, तो ये रहेगा ही रहेगा, और जो एफ है उसको लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का फार्मूला मैंने बताया था गाइस, याद करो फोर्स को डिफाइन भी किया था, तो मैंने बताया था कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए भी हम इसको एम ए लिख सकते हैं, तो एम ए हमने लिख दिया। तो अगर एम ए के टर्म में टूट जाता है तब ए मेरा यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, एम क्या है, बॉडी का मास है, और म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, लाइक दैट। तो इस पे भी जरा एक न्यूमेरिकल टाइप हम लोग लेकर के देखें कि इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो इसका न्यूमेरिकल आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। क्वेश्चन लेट सपोज गिवन है कि द 2 kg मास ऑफ बॉडी या 20 kg massive body accelerate by 2 meter per second square acceleration, and it having a coefficient of kinetic friction 0.05, then calculate काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, ऐसा कुछ दे दिया क्वेश्चन। क्या करोगे गाइस, देखो फिर आपको जो जो टर्म्स है, मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, बस काफी है, यही तो जिम्मेदारी चाहिए था। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम इंटू ए, तो एफ के का वैल्यू 0.05, एम का वैल्यू 20 और इसका ए का वैल्यू 2, सॉल्व करना है, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 आया, 25 से 100 एंड ये 5 से फिर ये 5 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बच गया, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इज द आंसर। कोई दिक्कत है गाइस? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम लोगों ने इसका फाइंड कर दिया कि इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगेगा, और इसमें भी वही कोएफिशिएंट टाइप का टर्म एक यूज हुआ है, जैसे वहां स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट था वैसे यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट थोड़ा ज्यादा होगा हमेशा, और काइनेटिक का कोएफिशिएंट क्या होगा, हमेशा कम होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। तो काइनेटिक का इसलिए कम होगा क्योंकि यहाँ पर बॉडी जब मूवमेंट कर रही होती है तो उसको एडजस्ट होकर के एक्यूमुलेट होने का मौका नहीं मिलता है कि वो अच्छे से इंटरैक्शन बना सके नीचे वाले सरफेस से, इसलिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कम रह जाता है हमेशा। जैसे देखो लास्ट टाइम 0.2 था इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब यहाँ क्या है 0.05, तो ये काफी कम है उसके कंपैरिजन में। और जनरली ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो आपको उतना सोचने या चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली ये समझना कि जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है उसको मैं पुट कर दूं, उसको मैं अप्लाई कर दूं और अप्लाई करके बना दूं, सॉल्व कर दूं, ठीक है गाइस। तो बस यही आपको बात को ध्यान में रखना है, एंड बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है गाइस। आई होप सो ये समझ गए होंगे। तो चलो फिर से मैं इसको इरेज करता हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट फिर से ले लो ताकि नोट्स आपका कंप्लीट होते रहे, नोट्स आपका बनते रहे, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो मैंने इसे इरेज कर दिया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द पार्ट्स दैट पार्ट्स आर गिवन फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। उनके पार्ट्स को देखते हैं, बिकॉज जो मेजर टाइप थे वो तो ये दो थे, एक काइनेटिक और एक स्टैटिक, जिसको मैंने समझा दिया और इसका फार्मूला भी बता दिया आपको। सो नाउ वी आर हैव टू मूव ऑन द टॉपिक ऑफ डिफिजन ऑफ दीज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको याद होगा मैंने कुछ इस तरह से बताया था कि फ्रिक्शन का दो पार्ट होगा,
दो पार्ट कौन कौन सा होगा, तो एक होगा आपका स्टैटिक और एक होगा आपका काइनेटिक, ये मैंने बताया था। एंड आफ्टर दैट मैंने कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक और पार्ट में बटेगा जिसको कहेंगे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन फिर यहाँ दो पार्ट में बटेगा जिसमें से एक को कहेंगे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन गाइस, और एक को क्या कहेंगे हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी इसी तीनों को अब हम लोग को स्टडी करना है वन बाय वन करके कि ये तीनों क्या क्या है। तो इसमें से सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है टर्म वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वी आर हैविंग द टॉपिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अब हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे कहीं। तो देखो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है ये समझ लो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो लिमिटेड कंडीशंस में लगता है। लिमिटेड कंडीशन मतलब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लगता है, लिमिटिंग के लिए लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक लिमिटेड फ्रिक्शन। अब मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हो गया। तो जैसे देखो सपोज करो एक बॉडी है यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके बीच एक्यूमुलेशन हो के कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच एक्ट हो रहा होगा, है ना। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा। तो अब ये जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा, ये फ्रिक्शन इस बॉडी को रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रखना चाहेगा, मूवमेंट होने नहीं देगा, मोशन होने नहीं देगा। तो मोशन होने नहीं देगा तो इस समय जो हम कुछ फोर्स लगाए, लेट सपोज 2 न्यूटन लगाए, मूव नहीं किया। अब क्या करें भाई, तो अब हम लेट सपोज 2.5 न्यूटन लगाए, अभी भी मूव नहीं किया। फाइनली हम 3 न्यूटन लगा रहे हैं, अब मूव कर गया। 3 न्यूटन में क्या हो गया, बॉडी मूव कर गया। इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया, इसमें बॉडी मूव कर गया। तो वो फोर्स जब तक बॉडी जो है वो मूव ना कर जाए, जब तक बॉडी जो है वहां से रेस्ट से छोड़ करके मोशन में ना आ जाए, उस समय तक जो फोर्स अप्लाई होता है वही फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। मतलब ये जो फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है गाइस, वो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली कर क्या रहा है, तो इस बॉडी का मोशन नहीं होने देने के लिए अपोज कर रहा है, रोक रहा है। तो वो अपोजिंग जितना देर तक के लिए करेगा वही फोर्स एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फोर्स। ओके, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that acts by the body before getting into motion from its रेस्ट सिचुएशन, इसके रेस्ट सिचुएशन से मोशन में आने तक के लिए जो एक फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पे, जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पे, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ओके गाइस, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है गाइस, और बिकॉज ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एक टाइप है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक टाइप है, इसलिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन के वे में कैलकुलेट होगा, इसका कोई स्पेशल अलग फार्मूला नहीं है, तो इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है गाइस, अब दूसरा आते हैं फिर हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाले टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स सी। तो इसको डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that acts during the motion of body but in the sliding condition, स्लाइड करने के कंडीशन में जब बॉडी मूव कर रहा हो और उस समय जब ये एक्ट होता है तब क्या कहेंगे, then it is called sliding friction। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी मूव हो रही होगी, इसको मोशन में हम लोग रखे होंगे, बट ये मोशन में कैसे होगा, स्लाइड करते हुए। लेट सपोज जैसे इसमें कोई धागा बांध करके कोई पर्सन इसको खींच रहा है, ओके लाइक दिस। तो अब जो ऐसे इसको पुल किया जा रहा है या इसको खींचा जा रहा है, तो इसको खींचने के ड्यूरिंग क्या हो रहा होगा, ये स्लाइड हो रहा होगा, यहाँ पे इस सरफेस पे स्लाइड होकर के जा रहा होगा। तो स्लाइड के समय जो इस सरफेस के बीच यहाँ पे फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम लोग यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। हालांकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन का एक टाइप है, तो ये कैलकुलेट होगा काइनेटिक के वे में, जैसे काइनेटिक कैलकुलेट होता है उस तरह के वे में। अब तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे, तो तीसरा है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। तो ये कहा जाता है द फ्रिक्शन
या द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that acts on body during motion, but in the rolling condition, जब बॉडी रोल होकर के मूव कर रहा हो उस समय ये एक्ट होगा गाइस। जैसे ये सपोज करो ये एक बॉडी है, तो ये रोल होकर के घूम घूम करके आगे जा रहा है, रोटेट हो रहा है ना। तो रोटेशन होने के समय ये जो मूवमेंट होकर के आगे जाएगा, तब इस समय भी इसके बीच एक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, एंड इस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है ये, देन इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ओके गाइस, ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो इस तरह से मैंने इस तीनों को भी आपको डिफाइन कर दिया, दैट्स ऑल, है ना। यही हम लोग का ये पूरा लिमिटिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये सारा फ्रिक्शन हो गया। बिकॉज मतलब जो जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थे ओवरऑल कहो, उन सबको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। तो अब यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है, वो जरा सा नोट कर लो गाइस। नोट करने वाला क्या बात है कि यहाँ पर फ्रिक्शंस में कंपेयर करने करता है कभी कभी कि कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट हो रहा होगा, कौन सा कम। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन होता है किसी भी बॉडी पे एक्ट होने वाला, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्या होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके गाइस, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे कम क्या होता है हमारा? तो स्टैटिक लिमिटिंग से कम फिर हो जाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब काइनेटिक में भी दो टाइप है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन कम होगा, कौन ज्यादा होगा? तो काइनेटिक में कम होगा सबसे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग से भी कम यानी सबसे मिनिमम जो होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा गाइस? तो ऑफ कोर्स रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस वे में जो है फ्रिक्शन घटता या बढ़ता है। स्टैटिक सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन है। अगर कभी भी पूछा जाए कि एक बॉडी रेस्ट में है और एक बॉडी मोशन में है, किसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्ट हो रहा होगा, आप क्या बताओगे? स्टैटिक वाले में, रेस्ट वाले में। और अगर एक बॉडी बता रहा है कि एक बॉडी को स्लाइड करके ले जाया जा रहा है और एक बॉडी को रोल करके ले जाया जा रहा है, तो किसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा? तो स्लाइड वाले में। रोल वाले में मिनिमम होगा, सबसे कम रोलिंग वाले में होता है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने यही सब कुछ सीखा, इतना सारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सीखा, फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सब सीखा। ठीक है गाइस, तो आप इस पे खूब सारा प्रैक्टिस करो, वीडियो को देखो अच्छे से, रिवाइंड करके भी देख लो, अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स के बीच शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको समझ सके, पढ़ सके, जान सके। ओके, एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि ये कैसा लगा वीडियो। ठीक है गाइस, एंड लास्टली ये कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। ओके, बिकॉज इट्स अगेन द कोरोना टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय गाइस।